हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का मेरे YouTube चैनल द संजय में। दोस्तों मैं संजय, आप अपने सभी YouTube परिवार का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों बाल विकास सीटेट की पेडागोजी की सीरीज चल रही है, जिसमें मैंने कल एक वीडियो शूट की थी पाठ्यक्रम में मैंने आपको ये बता दिया था पाठ्यक्रम का शाब्दिक अर्थ क्या है प्राचीन काल में और आधुनिक काल में। पाठ्यक्रम की परिभाषा पढ़ा दी थी, पाठ्यक्रम के आधार पढ़ाए थे, पाठ्यक्रम के प्रकार पढ़ाए थे। आज मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो पाठ्यक्रम का मूल्यांकन पढ़ाने रहा हूँ। लेकिन दोस्तों एक बात तो समझिएगा, जो आज की वीडियो ना कंपलसरी 5 क्वेश्चन लेके आएगी। सीटेट के 150 क्वेश्चन में थे। अब पाठ्यक्रम मूल्यांकन क्या होता है, मूल्यांकन एक मापन और मूल्यांकन पाठ्यक्रम में वो भी अलग है, लेकिन मूल्यांकन जो है पेडागोजी में सिर्फ एक ही होता है। लेकिन मैं आपको 7 से 8 प्रकार मूल्यांकन पढ़ाऊंगा, लेकिन 7 से 8 में कंपलसरी 4 से 5 आपको मूल्यांकन के प्रकार मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट उस वाली वीडियो में। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन ऑल को प्रेस करें। बड़ी मेहनत कर रहे हैं आपको पढ़ाने में। अब पाठ्यक्रम मूल्यांकन के प्रकार कौन कौन से होते हैं वो दोस्तों देखनी है। देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, देखो प्रकार। इस प्रकार में सबसे पहला दोस्तों आएगा हमारा निर्माणात्मक, या संरचनात्मक मूल्यांकन। ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो दोस्तों दूसरा आ रहा है वो आ रहा है हमारा संकलनात्मक, या योगात्मक मूल्यांकन। उसके बाद जो दोस्तों तीसरा आ रहा है हमारा निदानात्मक मूल्यांकन। उसके बाद जो दोस्तों नेक्स्ट आ रहा है हमारा उपचारात्मक मूल्यांकन। उसके बाद जो दोस्तों नेक्स्ट आ रहा है हमारा सीखने के लिए आकलन या मूल्यांकन। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आएगा हमारा सीखने का आकलन या मूल्यांकन। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आएगा हमारा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। और उसके बाद दोस्तों लास्ट में आता है हमारा विद्यालय आधारित मूल्यांकन। समझना दोस्तों, पाठ्यक्रम मूल्यांकन कितने प्रकार का होता है। पहला होता है निर्माणात्मक या संरचनात्मक मूल्यांकन, दूसरा होता है संकलनात्मक या योगात्मक मूल्यांकन, तीसरा जो होता है निदानात्मक मूल्यांकन, चौथा होता है उपचारात्मक मूल्यांकन, नेक्स्ट होता है सीखने के लिए आकलन, और नेक्स्ट होता है सीखने का आकलन, और उसके बाद होता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, और होता है विद्यालय आधारित मूल्यांकन। देखो ये बात ध्यान रखिएगा, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये वाला इम्पोर्टेंट है, ये वाला इम्पोर्टेंट है, इन दोनों में से एक आना है, इन दोनों में से एक आना है, और इन दोनों में से एक आना है। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 में से आपको कंपलसरी सीटेट के पूरे क्वेश्चन में आपको 5 क्वेश्चन मिलने वाले हैं।
निर्माणात्मक संरचनात्मक को हम फॉर्मेटिव असेसमेंट बोलते हैं, फॉर्मेटिव वैल्यूएशन बोलते हैं। संकलनात्मक या योगात्मक मूल्यांकन को हम सुमेटिव बोलते हैं। निदानात्मक को हम डायग्नोस्टिक बोलते हैं। उपचारात्मक को रिमेडियल बोलते हैं। सीखने के लिए आकलन लर्निंग वाला जो प्रोसेस होता है वो सीखने का आकलन, सतत व्यापक मूल्यांकन। यानी पहले दो वाले तो आने कंपलसरी, इन दोनों में से एक पूछेगा, इन दोनों में से एक पूछेगा और इन दोनों में से एक पूछेगा। अब इनको डिटेल में पढ़ते कि होता क्या है। तो सबसे पहले हम डालेंगे दोस्तों हेडिंग, सबसे पहले डालेंगे हम दोस्तों हेडिंग निर्माणात्मक या संरचनात्मक मूल्यांकन। इसको जो दोस्तों बोलते हैं वो बोलते हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। देखो होता क्या ये मूल्यांकन, देखो यह मूल्यांकन औपचारिक मूल्यांकन होता है। कैसा होता है यह मूल्यांकन? औपचारिक मूल्यांकन होता है। इस मूल्यांकन में पाठ्यक्रम के प्रति जनता की जवाबदेही होती है। जनता की जवाबदेही होती है। इसमें पाठ्यक्रम विकास की प्रक्रिया में रहते हुए उसके अंशों की सफलता का पता लगाया जाता है। अब यहां पर जैसे होगा तो जैसे आपको लिखना है वीकली टेस्ट या दत्त कार्य या यूनिट टेस्ट। देखो निर्माणात्मक संरचनात्मक मूल्यांकन वो मूल्यांकन होता है जो पाठ्यक्रम के बीच बीच में होता है। यानी जब एक अध्यापक शिक्षण कार्य कर रहा होता है और बीच बीच में वो टेस्ट लेता है। लेकिन समझ में कब आएगा? जब मैं इसके साथ में संकलनात्मक कोड लिख देता हूं, तब आपकी पूरी समझ में आएगा। दूसरी हेडिंग लिखेंगे हम संकलनात्मक या योगात्मक मूल्यांकन। इसको दोस्तों बोला जाता है सुमेटिव। इवैल्यूएशन, इसको क्या बोला जाता है दोस्तों? सुमेटिव। अब देखो ये क्या होता है, यह मूल्यांकन
सरकार द्वारा सत्र के अंत में किया जाता है। जिसमें छात्रों को रैंक, ग्रेड और उपलब्धि प्रदान की जाती है। अब जैसे लिखेंगे हम, इसका जो जैसे होता है दोस्तों, जैसे होता है जैसे वार्षिक परीक्षा, छमाही परीक्षा, और होता सेमेस्टर परीक्षा। अब दोनों को समझिए, देखो ये दोनों आएंगे तो आपको दोनों से कोरिलेट करके समझना। अगर फॉर्मेटिव वैल्यूएशन की बात करेगा तो सपोज दैट मैं आपको यहां पर पढ़ा रहा हूं, समझना ये पूरा साइकोलॉजी का पार्ट है, पूरी साइकोलॉजी है। इस साइकोलॉजी में कितनी यूनिट है? 1 2 3 4 और 5। यानी अगर आपसे पूछे कि साइकोलॉजी में यूनिट कितनी हमारी 5 हैं। अब उसके बाद फॉर्मेटिव वैल्यूएशन क्या होगा, जब मैं पढ़ाऊंगा और एक यूनिट पढ़ाने के बाद फिर उसका मैं टेस्ट ले लूँ कहाँ पर, अपने स्कूल में, वो कौन सा मूल्यांकन होगा? ये वाला होगा जो मैंने लिखा है, वीकली टेस्ट होगा, दत्त कार्य मीन्स होता है असाइनमेंट जो होता है, और यूनिट टेस्ट। यानी ऐसा मूल्यांकन जब एक अध्यापक अपनी क्लास में किसी शिक्षण कार्य को करते समय पूरे सिलेबस को खत्म करके बीच बीच में ही उसका टेस्ट ले ले, कौन सा मूल्यांकन कहलाता है? निर्माणात्मक मूल्यांकन कहलाता है। लेकिन जब हम इधर आते हैं संकलनात्मक मूल्यांकन, तो आपको इतना ध्यान रखना है, जब कहीं पर ये वाला शब्द है सरकार द्वारा सत्र के अंत में किया जाता है, और जिसमें छात्रों को रैंक, ग्रेड और उपलब्धि प्रदान की जाती है। लेकिन अगर आपसे वो क्वेश्चन ये पूछे कि सर किस उसमें मूल्यांकन में छात्रों को पास या फेल किया जाता है, तो यहाँ पर छात्रों को पास या फेल किया जाता है, क्योंकि पास। अब यहां पर मैंने एक यूनिट बताने के बाद टेस्ट ले लिया, कौन सा मूल्यांकन है? फॉर्मेट में। अगर मैं वही 5 यूनिट खत्म करने के बाद टेस्ट लूं तो कौन सा मूल्यांकन कहलाएगा? सुमेटिव मूल्यांकन कहलाएगा। यानी जब हम 5 किसी सब्जेक्ट की 5 यूनिट है, 5 यूनिट खत्म करवाने के बाद जो सरकार टेस्ट लेगी और वर्ष के अंत में टेस्ट लेगी, कौन सा मूल्यांकन कहलाएगा? संकलनात्मक का योगात्मक मूल्यांकन कहलाएगा। और सरकारी आपको रैंक देगी कि आपकी फर्स्ट रैंक है, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक है, और ग्रेड आपको देगी, उपलब्धि देगी। जैसे मैंने पढ़ा है वार्षिक परीक्षा, छमाही परीक्षा, सेमेस्टर परीक्षा। यानी ये जो परीक्षा है कौन कराता है? सरकार कराता है। और इसमें आपकी परसेंटेज बनती है कि भाई आपकी इतनी परसेंट है, आपका फर्स्ट ग्रेड है, आपका ये सेकंड ग्रेड है। लेकिन ये वाला जो होता है, ये वाला किससे संबंधित होता है? आपसे पूछे तो किससे संबंधित होता है? अध्यापक से होता है। क्योंकि भाई वो 1 यूनिट पढ़ा रहा है, 1 यूनिट पढ़ाने के बाद वो चेक कर रहा है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। कौन सा मूल्यांकन कहलाएगा? निर्माणात्मक। जैसे बीच बीच में मैं क्वेश्चन पुटअप कर रहा हूँ आपसे, अगर मैं ऑफलाइन क्लास ले रहा हूँ, ऑफलाइन क्लास लेने के बाद मैं एक पढ़ा दिया एक चैप्टर, उसके बाद उसके क्वेश्चन पुटअप कर लिए, फिर आगे पढ़ाया नहीं पढ़ाया दोबारा समझा दिया, वो कौन सा मूल्यांकन कहलाएगा? निर्माणात्मक या संरचना मूल्यांकन। क्लियर? अगर वो डायरेक्ट आपने पढ़ाओ या नहीं पढ़ाओ, अगर यहाँ पर वो आपसे पूछ रहा है कि अभी सीटेट होने वाला है, अब सीटेट जो होने वाला है तो वो कौन से मूल्यांकन में आएगा? संकलन में आएगा, क्योंकि सरकार करा रही है, सत्र के अंत में करा रही है। पास है फेल करेगी, आपके 90 नंबर है तो पास है, 90 से कम है तो फेल है, अगर कैटेगरी में तो 82 है। लेकिन अगर मैं सीटेट का पढ़ा रहा हूं अपने पूरे बैच को और 1 यूनिट पढ़ाने के बाद उसका टेस्ट ले लेता हूं, उसके बाद फिर मैं देखता हूं कि आपका कितना जा रहा है, या हर सैटरडे एसटी करा रहा हूं, वो कौन सा मूल्यांकन है? ये वाला। लेकिन जो लास्ट में वो कौन सा मूल्यांकन है? क्लियर है? दोनों नोट कर लिया ऊपर ना?
अब आता है निदानात्मक मूल्यांकन। देखो, इस मूल्यांकन में एक अध्यापक शिक्षण कार्य करते समय एक छात्र की समस्या या कारणों का पता लगाता है, वो कौन सा मूल्यांकन कहलाता है? निदानात्मक मूल्यांकन कहलाता है। जैसे लिखेंगे तब वो आपको समझ में आएगा। जब एक छात्र अपनी क्लास में डेली लेट आता है तो एक अध्यापक को उस छात्र के लेट आने का कारण जानने के लिए निदानात्मक मूल्यांकन का प्रयोग करना पड़ेगा। अब समझना मैंने लिखा क्या, बड़ा अच्छा लिखा है। अगर कहीं पर ये वाला शब्द आपको दिखाई दे रहा है तो आपको सिर्फ ये लिखना है, समस्या या कारण का पता लगाना। निदानात्मक मूल्यांकन का प्रयोग, मान लेते हैं हम अपनी क्लास में शिक्षण कार्य कर रहे हैं। शिक्षण कार्य करते समय हमने देखा कि हमारी क्लास में एक छात्र अनुशासनहीनता कर रहा है, बातें बहुत ज़्यादा कर रहा है, लेकिन उस बात करने का कारण जानने के लिए कि इसकी क्या जरूरत है, ये बात कर रहा है, कौन से मूल्यांकन का प्रयोग करेंगे हम? मैंने लिखा है, जब एक छात्र अपनी क्लास में डेली लेट आता है, यानी जब भी मैं कोई शिक्षण कार्य करता हूँ, मेरी क्लास 9 बजे से स्टार्ट होती है, 8 बजे से स्टार्ट होती है, 7 बजे से स्टार्ट होती है, यानी मैं मान लेता हूँ मेरी जो क्लास है वो मान लेते हैं 9 बजे से स्टार्ट हो रही है, लेकिन एक छात्र 9:20 पर आता है, तो ये 9:20 पर यानी 20 मिनट जो लेट आ रहा है, इस लेट आने का कारण जानने के लिए हमें किसका प्रयोग करना है? देखो, एक छात्र की समस्या या कारणों का जो पता लगाता है वो कौन सा मूल्यांकन कहलाता है? निदानात्मक मूल्यांकन कहलाता है। यानी कोई भी एक्स में कुछ भी हो, घटना कोई भी घटी हो, उस घटना का पता लगाने के लिए हमें किसका मूल्यांकन का प्रयोग करेगा? निदानात्मक का। अब इसके बाद एक और समझेंगे तब और समझ में आएगा, उपचारात्मक मूल्यांकन। उपचारात्मक मूल्यांकन, देखो इसमें क्या होता है,
इस मूल्यांकन में एक अध्यापक किसी छात्र की समस्या का पता लगाकर उसको दूर करने का प्रयास करता है। अब ये दोनों जब भी चलेंगे, दोनों चलेंगे एक साथ में। अब हमें समझना क्या है कि उसको दूर करने का, और यहां पर क्या बताया था मैंने, पता लगाने का। यानी जब एक अध्यापक अपनी क्लास में किसी छात्र को बात करते हुए पाता है, उस बात को जानने का, कार्य जानने का किस मूल्यांकन का प्रयोग करेगा, निदानात्मक का। लेकिन जब पता लग गया कि भाई वो बात इस वजह से कर रहा है कि उसकी समझ में नहीं आ रहा, फिर उसे इजी तरीके से पढ़ाना और उस बात करने को दूर करना, किस मूल्यांकन का प्रयोग करेगा, उपचारात्मक मूल्यांकन का। हमें इतना ध्यान में रखना है, जब किसी भी समस्या कारण का पता लगाएंगे तो निदानात्मक मूल्यांकन, पता लगाकर उसको दूर करेंगे उपचारात्मक मूल्यांकन। अब यहां पर मैंने एक लिखा था, जब एक छात्र अपनी क्लास में डेली क्या आ रहा है, लेट आ रहा है, और उस लेट आने का कारण जानने के लिए हमने कौन सा मूल्यांकन प्रयोग किया था, निदानात्मक मूल्य। अब लेट वो इस वजह से आ रहा है कि उसके यहां से साधन की व्यवस्था नहीं है, तो हमने वहां पर आता था वो 9:20 पर, तो हमने बैच को 9:20 से स्टार्ट कर दिया। अब पहले हमारा 9 बजे से बैच स्टार्ट था, वो 9:20 पर आ रहा था, तो हमने जब पता लगाया तो कौन सा मूल्यांकन था, निदानात्मक। फिर दूर कर दिया कि अब की बार हमारा बैच जो क्लास है वो 9:20 पर स्टार्ट होगी, वो आराम से अपनी क्लास में आ जाता था। यानी 100 की बात एक होती है, समस्या का पता लगाएंगे, निदानात्मक मूल्यांकन, समस्या को दूर करेंगे, उपचारात्मक मूल्यांकन। डेली लेट आ रहा है, किस मूल्यांकन का प्रयोग कर रहे हैं, इसका लेट आने का कारण जान के उसको दूर कर दिया, किस मूल्यांकन का प्रयोग कर रहे हैं, उपचारात्मक। क्लियर है, साफ कर दे पीछे। अब आता है सीखने के लिए आकलन। समझें, इस आकलन में एक व्यक्ति किसी कार्य को करते समय बीच बीच में ही उसकी सही होने की जांच करता है। यानी जब एक छात्र, एक व्यक्ति किसी कार्य को करता है, वो बीच में उसको चेक करता है। जैसे एक बावर्ची खाना बनाते समय खाने को बीच में ही चेक करता है।
जब हम किसी कार्य को करते हो बीच में उसको चेक कर लो कौन सा कहलाता है। अब इसके साथ एक और आता है सीखने का आकलन। इसको समझेंगे। इस आकलन में एक व्यक्ति किसी कार्य को पूर्ण रूप से समाप्त करने के बाद उसके सही और गलत होने को चेक करता है। जैसे लिखेंगे इसका एक अध्यापक अपनी पूरी क्लास को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस क्लास में आने पर उस क्षेत्र भ्रमण के बारे में चर्चा करती है। दोनों को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आई का 100% एक देखो, जब हम बात करते हैं सीखने के लिए आकलन, मान लेते हैं ये कोई कार्य है, पहले हम इसको समझने, ये कोई कार्य है। अब इस कार्य को स्टार्ट करने के बाद बीच में ही हम चेक कर लें कि हम जिस कार्य को कर रहे हैं वो सही हो रहा है या गलत हो रहा है, वो कौन सा कहलाता है सीखने के लिए। ये जो मैंने जैसे लिखा है ये कई बार सीटेट में पूछा गया कि जय बावर्ची खाना पकाते समय खाने को बीच में चखता है, कौन सा आकलन कहलाता है सीखने के लिए आकलन। देखो एक मान लेते हैं आप प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, प्रैक्टिस सेट आता है 150 नंबर का। 150 नंबर में से आपने 30 नंबर साइकोलॉजी का करने के बाद फिर उसको चेक कर लिए कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो सही हो रहा है या गलत हो रहा है, कौन सा है सीखने के लिए आकलन। यानी आपको इतना ध्यान में रख रहा है किसी कार्य को करते समय बीच बीच में ही उसको चेक कर ले। आप लोग चाय बनाते हैं, चाय को बीच में हथेली पर रख के चख लेते हैं, या कभी वो बनाते हैं चावल बनाते हैं तो एक चावल निकाल के ऐसे मसल के देख लेते हैं। ये जो काम होता है वो किस में होता है, हमारा सीखने के लिए आकलन। ये ज़्यादा लेडीज करती हैं, ऐसे तो करता है ये होता है। लेकिन सीखने का आकलन क्या कहलाता है दोस्तों, जब कोई कार्य हम कर रहे और पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए, समाप्त होने के बाद उसको चेक करें। यानी जब आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो 150 करने के बाद फिर उसको आंसर की से चेक करें, वो कौन सा कहलाता है सीखने का आकलन। दो चीज़ याद रखनी है, किसी कार्य को समाप्त करने के बाद किया जाए तो कौन सा आकलन सीखने का आकलन है, किसी कार्य के बीच बीच में किया जाए कौन सा आकलन है। देखो एक अध्यापक पूरी क्लास को कहाँ पर ले गए, क्षेत्र भ्रमण पर ले गया, फिर उसके बाद वापस क्लास में आने के बाद उस क्षेत्र भ्रमण के बारे में चर्चा करती। मान लेते हैं आज मैं क्लास ले रहा हूँ मैं अपनी पूरी क्लास को अलीगढ़ में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ले जाते हैं घुमाने के लिए।
हम अपनी पूरी क्लास को एएमयू ले गए, एएमयू ले जाने का पूरा भ्रमण किया। भ्रमण करने के बाद फिर शाम को 4 बजे क्लास में आने के बाद उस क्षेत्र भ्रमण के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम अपनी पूरी क्लास को जब क्षेत्र भ्रमण पर ले गए तो यहाँ पर ले गए थे 10 बजे से 2 बजे के बीच। तो 10 से 2 बजे तक हमने कोई क्वेश्चन पुटअप नहीं किया था, बिल्कुल पूरा भ्रमण चल रहा था। लेकिन वहाँ से फिर क्लास में आए तो क्षेत्र भ्रमण तो खत्म हो चुका है, फिर उसके बारे में क्वेश्चन पुटअप करेंगे। कौन सा कहलाएगा? सीखने का आकलन कहलाएगा। यानी किसी कार्य को बीच बीच में चेक करें, कौन सा कहलाता है? सीखने के लिए आकलन। किसी कार्य को समाप्त करने के बाद आकलन करें, कौन सा कहलाता है? सीखने का आकलन। क्लियर है? क्वेश्चन ठीक हो जाएगा? सब कर दें? लेट पढ़ाते मैडम। अरे बोलिए मैडम, बोलिए। आज तुम वीडियो में बुला ले आज आपको एक मैडम है। अच्छा बेटे का, ठीक है मैडम, आपकी इच्छा। बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट आता हमारा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। देखो, सतत तो व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, यह मूल्यांकन जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भावस्था से प्रारंभ होकर मृत्यु पर्यंत तक चलती है। यह मूल्यांकन व्यक्ति के चार पक्षों, अब 4 पक्ष कौन कौन से होते हैं ये तो सबसे बड़ी बात है। शारीरिक प्लस मानसिक प्लस संवेगात्मक और सामाजिक को ध्यान में रखकर जीवन के प्रत्येक पहलू पर किया जाता है। अब इसके साथ में एक और आता दोस्तों, उसको भी देखते हैं, विद्यालय आधारित मूल्यांकन। तब दोनों को समझाएंगे। यह मूल्यांकन एक अध्यापक द्वारा विद्यालय स्तर पर छात्रों को ध्यान में रखकर किया जाता है, जिससे
छात्रों का सर्वांगीण विकास हो सके। समझे दोनों को। देखो वैसे कभी भी क्वेश्चन आएगा तो इन दोनों में से एक ही ऑप्शन आएगा, दोनों की परिभाषा एक ही होती है। सतत का मीन्स होता है, आपको इतना ध्यान रखना है, सतत का मीन्स होता है निरंतर। अगर व्यापक शब्द है तो ये समझ लो दोस्तों कितने पक्षों की बात हो रही है, चारों की, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक। व्यापक मीन्स बड़ा नहीं होता। पेडागोजी और साइकोलॉजी में व्यक्ति के चार पक्ष होते हैं। देखो चहुमुखी पूछेगा तो चार पक्ष है, सर्वोत्तम पूछेगा तो चार पक्ष है, सर्वांगीण पूछेगा तो चार पक्ष हैं। अब मैंने यहां पर सर्वांगीण लिखा है तो भी व्यक्ति के चार पक्ष होंगे, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक। यानी पूरी सीडीपी, पूरी साइकोलॉजी और पूरी पेडागोजी व्यक्ति के इन चारों पक्षों पर तो डिपेंड है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक। यानी ऐसा मूल्यांकन जीवन के प्रत्येक पहलू पर निरंतर व्यक्ति के चारों पक्षों को ध्यान में रखकर किया जाता है, वो कौन सा कहलाता है? हमारा सतत और व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। उसके बाद आता है विद्यालय आधारित मूल्यांकन। कौन सा कहलाता है? वो मूल्यांकन जो अध्यापक द्वारा एक विद्यालय स्तर पर किया था। अगर आपसे ये पूछा जाए इस मूल्यांकन का दूसरा नाम, तो आपको इसका नाम दूसरा बता देना, निर्माणात्मक मूल्यांकन, जिसको हम बोलते हैं एएफए। यानी फॉर्मेटिव जो वैल्यूएशन होता है वो एक तरह से विद्यालय आधारित होता है, अध्यापक द्वारा किया जाता है। ऐसा मूल्यांकन जो अध्यापक द्वारा विद्यालय स्तर पर किया जाए और जिससे छात्रों का सर्वांगीण विकास हो सके, सिर्फ विद्यालय स्तर पर, विद्यालय के बाहर नहीं, विद्यालय के अंदर जो होगा वो कौन सा मूल्यांकन कहलाएगा? विद्यालय आधारित। लेकिन ऐसा मूल्यांकन जो विद्यालय के अंदर भी और विद्यालय के बाहर भी हो, जिसे मम्मी पापा, भाई बहन, मित्र मंडली कोई भी मूल्यांकन कर सके, वो कौन सा कहलाएगा? हमारा सतत और व्यापक मूल्यांकन। क्लियर है? नोट कर लिया? हो गया? देखो मैंने आपको मूल्यांकन के प्रकार बताए, तो निर्माणात्मक और संरचनात्मक मूल्यांकन वो मूल्यांकन कहलाता है जिसमें हम वीकली टेस्ट करते हैं। यानी बीच बीच में जो टेस्ट करते हैं, वीकली जो टेस्ट ले जाता है वो कौन सा होता है? निर्माण संकलन मूल्यांकन हो। संकलनात्मक योगात्मक मूल्यांकन वो मूल्यांकन होता है जो सरकार द्वारा किया जाता है और जो सत्र के अंत में हो, यानी जिसमें हम पास या फेल हो, हमें फर्स्ट डिवीजन आई, उनकी सेकंड आई, उनकी थर्ड आई, फर्स्ट आई, जो कुछ भी इसको ग्रेड ए मिला, बी मिला, सी मिला, वो कौन सा मूल्यांकन करेगा? संकलन। निदानात्मक मूल्यांकन दोस्तों वो मूल्यांकन कहलाता है जिसमें एक छात्र या समस्याओं का, कारणों का पता लगाता है, यानी किसी कारण का, समस्या का पता लगा, कौन सा मूल्यांकन? निदान। उपचारात्मक मूल्यांकन दोस्तों वो मूल्यांकन होता है जिसमें समस्या, कारणों का पता लगाकर उसको दूर किया जाता है, कौन सा कहलाता है? उपचारात्मक मूल्यांकन। सीखने के लिए अकल क्या होता है कि बीच में ही चेक कर लें, चाय बनाते समय चाय को बीच में चख ले, खाना बनाते समय खाने को बीच में चख ले। कहते हैं कि सब्जी में नमक कम पड़ा है, रोटी में नमक कम नहीं, ये सब कुछ होता है सीखने के लिए। सीखने का अगला बन गई, जो कुछ बन गया सब खा लो, नॉन मिर्च कछु है ना, खाओ बस, मस्त मजा ले। सतत व्यापक मूल्यांकन वो मूल्यांकन होता है जो जीवन के प्रत्येक पहलू पर। लेकिन यहाँ पर मैंने एक चीज और लिखी, गर्भावस्था। अगर आपसे ये पूछे कि मापन मूल्यांकन में मूल्यांकन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो गर्भावस्था से होता है। अब गर्भावस्था से कैसे होता है कि मान लेते हैं कि गर्भावस्था के दौरान यानी प्रेगनेंसी के टाइम पर माता का जब अल्ट्रासाउंड हम कराते हैं तो ये जानने के लिए तो कराते हैं कि बच्चा जो है वो किस स्थिति में है, उसे माप तो नहीं सकते। मापन मूल्यांकन, मापन हमेशा संख्यात्मक होता है लेकिन गुणात्मक होता है। उसके गुण और विशेषताओं की बात करते हैं अल्ट्रासाउंड के द्वारा कि बच्चा का वेट कम है या सही नहीं है, ऐसे है वैसे, वो किसको दर। तो गर्भावस्था से प्रारंभ होकर कहां तक चल रहा है? मृत्यु पर्यंत। और व्यक्ति के चारों पक्षों को ध्यान में रखकर, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक। लेकिन आपसे ये पूछे कि व्यक्ति का वो कौन सा पक्ष है जो गर्भावस्था में नहीं होता है, तो आपको ये वाला बताना है, सामाजिक। सामाजिक पक्ष कब होता है? जब जन्म ले लेगा तब बच्चा समाज में आएगा और जीवन के प्रत्येक पल विद्यालय तक वो होता है। नोट कर लिया? साफ कर दें? हो गया? अब चलते हैं आगे। एक लास्ट हेडिंग आती है, पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले कारक।
अब पाठ्यक्रम को प्रभावित कौन कौन कर सकता है, देखो पहला लिखेंगे हम शासन व्यवस्था, ये तो सबसे ज्यादा है। दूसरा लिखेंगे दोस्तों परीक्षा प्रणाली, तीसरा लिखेंगे दोस्तों शिक्षण विधि, नेक्स्ट लिखेंगे दोस्तों परीक्षा शास्त्र बोल के लिए समितियां या आयोग, लास्ट नेक्स्ट लिखेंगे शिक्षण पद्धति, नेक्स्ट लिखेंगे पाठ्य पुस्तकों पर बल, नेक्स्ट लिखेंगे रटने पर, या ऐसे लिखो रटने वाले विषय, इक्वल लिखेंगे कठोर पाठ्यक्रम। अब ये वाले जो मैंने लिखा है ये पाठ्यक्रम को प्रभावित करते हैं, यानी मान लेते हैं सबसे पहले शासन व्यवस्था की बात करते हैं। देखो शासन व्यवस्था की बात कैसे करते हैं इसको समझना। अभी सुपर टेट की बात करें तो 2 सुपर टेट हुए, एक तो हुआ 68,500 और दूसरा हुआ 69,000। ये हुआ था 2018 में और ये हुआ था 2019 में, और उसके बाद आज जो चल रही है वो 2022 खत्म होने वाली है, बिल्कुल एक्सपायर होने वाली, 23 आने वाली है, यानी 4 साल हो गए। 3 से 4 साल में अभी तक कोई वैकेंसी नहीं आई। ऊपर से सुपर टेट के अब अगर सब्जेक्ट की बात करें हम तो कितने आते हैं, 14 सब्जेक्ट वो आते हैं जो प्राइमरी में कोई 1-2 सब्जेक्ट है। आप करंट पढ़वा रहे हैं, ठीक है, रीजनिंग आप प्राइमरी में रख ही नहीं रहे, और इंग्लिश आपकी थोड़ी बहुत है, और जीएस कम है, और साइंस भी थोड़ी बहुत है, सीडीपी आपने रख ली कोई बात नहीं, मैथ आपने हाई लेवल का रख लिया। यानी शासन व्यवस्था ऐसी है कि पाठ्यक्रम बनाते समय बच्चों को ध्यान ही नहीं रख रही है, वो बस ये चाह रही है कि बच्चे को समझ में आए ना आए, लेकिन पाठ्यक्रम जो टेस्ट पेपर वो हार्ड बनना चाहिए। परीक्षा प्रणाली अगर 68,500 की बात करें तो पहले तो इन्होंने करवा लिया था लिखित में, यानी रिटन करवा लिया था, और फिर उसके बाद करवा लिया ऑब्जेक्टिव। मतलब जब मन करता तब परीक्षा प्रणाली को चेंज कर देते, कभी तो सब्जेक्टिव बना लेते, कभी ऑब्जेक्टिव बना लेते। जब सब्जेक्टिव बनाया तो आपने ये सोचा कि इसमें नकल नहीं होगी, लेकिन जब ऑब्जेक्टिव बनाया तो इसका मुख्य कार्य ये निकला कि आपके टीचरों से चेक ही नहीं हो रहा था। तो परीक्षा प्रणाली शिक्षण विधि, अध्यापक पढ़ाते समय पढ़ा किसी और विधि से रहा, बालक किसी और विधि से समझना चाहता है। अध्यापक व्याख्यान विधि से लेक्चर मेथड दे रहा है, लेकिन बालक करके सीखने बोल दे रहा है, तो हो रहा है। समिति आयोग, अब आयोग जो होती है वो 1835 से लेकर होते हैं 2020 तक। अभी डॉक्टर कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक ये आई है। अब हमारी पहले जो शिक्षा नीति चलती 10+2+3 चलती है, हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन, अब इसकी जगह के 5+3+3+4, यानी अब ये अपनी अलग शिक्षा संरचना लेके आए, तो ये भी अपना प्रभावित कर रहे हैं। पहले कुछ और था, अब कुछ और है, जो कुछ भी होता। शिक्षण पद्धति होता है कि एक अध्यापक अपने सब्जेक्ट को कितने तरीके से प्रस्तुत करता है, उसे यही ज्ञान नहीं, वो सिर्फ आता है और रटा हुआ ज्ञान पढ़ा के चला जाता है। पाठ्य पुस्तकों पर बल क्या होता है कि भैया इसमें बालक की रुचि का तो आपने लोगों ने ध्यान ही नहीं रखा कि बालक चाहता क्या, बालक को सब्जेक्ट कौन कौन से पढ़ाने चाहिए। या प्राइमरी लेवल पर कंप्यूटर पढ़ाए जा रहे हैं, जबकि प्राइमरी लेवल के आपके किसी भी विद्यालय में कंप्यूटर नहीं है, तो आप क्यों पढ़वा रहे हैं। रटने वाले विषय आप सबसे ज्यादा किस पर बल दे रहे हैं, अंक पर बल दे रहे हैं। बालक को व्यवहारिक ज्ञान आए ना आए उससे कोई मतलब नहीं, डजंट मैटर है, लेकिन अंक ज्यादा है। जैसे सीबीएसई कराता है, सीबीएसई क्या होता है कि बस सीबीएसई बोर्ड में क्या होगा, आपने देखा हो किसी की 90%, 95%, 99%, 99% वाले को हिंदी का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं हो, क्योंकि किस पे बल दे रहा है, वो रटने वाले पे बल दे रहा है। तो पाठ्यक्रम जब बच्चा 12th पास करने के बाद निकलता है और फिर कंपटीशन में जाता है,
तो हिंदी मीडियम से पाला पड़ता है, फिर उसे पता नहीं होता कि छोटा बड़ा क्या होता है। कठोर पाठ्यक्रम के एक बार जो आपने पाठ्यक्रम बना दिया, अब सुपर टेट में आपने कितने सब्जेक्ट बना दिए, 14, क्या उसको लचीला नहीं कर सकते? लेकिन नहीं, चाह तो आप रहेगा 24 कर दें, लेकिन बस की नहीं है। तो ये जो पाठ्यक्रम जो मैंने बिंदु लिखे हैं, ये पूर्ण रूप से पाठ्यक्रम को पूर्ण रूप से प्रभावित कर देते हैं, क्योंकि पाठ्यक्रम वो होना चाहिए जो वर्तमान को ध्यान में रखकर बनाया जाए। ये था दोस्तों पाठ्यक्रम का दूसरा पार्ट जो मैंने पढ़ाया था। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अभी चैनल पर कमेंट आते हैं कि KVS PRT का, तो KVS PRT का जो पेडागोजी है शायद हो सकता है 20 के बाद स्टार्ट किया जाए, क्योंकि अभी सीटेट का चला है। सीटेट का जिस दिन डेट क्लियर हो जाएगी उससे पहले मैं पूरी पेडागोजी खत्म कर दूंगा, उसके बाद फिर PRT के सोचेंगे हम। ये आपको पूरा नोट कर लेना। लेकिन हाँ, इतना उम्मीद कोशिश आपको जगा रहा हूँ, पूरी कोशिश भी रहती है कि जिस चैप्टर को मैं पढ़ाता हूँ पूरा इजी वे में, बिल्कुल सरल तरीके से एकदम क्लैरिफाई कर सकूँ, जिससे आप किसी भी एग्जाम में बैठे तो उससे आपको फायदा मिल सके। आप इसको नोट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।